नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात हमारे अपने सारे डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं आज लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी। अंशुल जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल जी, जो तेजी हम पिछले कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन से देख रहे थे और इस हफ्ते भी उसको हमने थोड़ा बरकरार रहते हुए देखा, 26,000 भी पार हो गया, पर उसको आज थोड़ा सा हमने स्पीड ब्रेकर ऐसा लग रहा है उस तेजी में आया आज। हालांकि 26,000 के ऊपर ही रहा मार्केट, पर फिर भी तो इस मार्केट में आप बताइए कि मतलब क्रिसमस के बाद ये तेजी के लिए रहें क्या हम तैयार? देखिए, निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 15 महीने का कप एंडल पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है और 26,300 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो लगभग 1700 पॉइंट का कप एंडल पैटर्न है। तो 1700 पॉइंट की आपको आराम से अपसाइड मिल सकती है। 2026 अच्छा होगा या खराब, ये तो आपको शुरू एक आध महीना निकलने के बाद पता चलेगा, जब ब्रेकआउट आ जाएगा। बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि प्रोबेबली एक डेढ़ महीना शायद हम कंसोलिडेट करेंगे, उसके बाद ब्रेकआउट ले लेंगे। प्रॉब्लम है, एक तो ईयर एंड चल रहा है, दूसरा मतलब वही सब चीज एक ही साथ आ जाएगी कि ईयर एंड है, एफआईआई छुट्टी पे है, लो वॉल्यूम डेटा, लो वॉल्यूम एनवायरनमेंट चल रहा है, बहुत सारे मार्केट्स बंद हैं, कल तो अपन भी बंद है, ट्रंकेटेड वीक है। तो सारी चीजें लगी हुई हैं। प्रोबेबली 7-8 जनवरी के बाद से जब वापस से एफआईआई लौटेंगे, वॉल्यूम लौटेगा, बाहर के मार्केट्स खुलेंगे, उसके बाद जाके कुछ ट्रैक्शन और मोमेंटम बनना चाहिए। मैं कंप्लीटली बुलिश हूँ, मैं कहीं से भी बेरिश नहीं हूँ। हाँ, 26,300 का ब्रेकआउट मिलेगा तो उसके बाद फिर एकदम फटाफट वाले लॉन्ग्स और बढ़िया प्लेस मिलना स्टार्ट होंगे। ऑलराइट, आप कह रहे हैं पर 26,300 के बाद आपको ये उम्मीद लग रही है। अंशुल जी, आपने जिक्र किया एफआईआईज का। अगर पिछले 2 कारोबारी दिनों की बात करें, इस हफ्ते के जो शुरू के हैं, तो एफआईआईज की बिकवाली ज्यादा देखने को मिली है। तो ये आपके हिसाब से मतलब अभी जारी रहेगी जो आपने 7-8 तारीख तक की बात करी? देखिए, यहाँ पे एरेटिक मूव्स बहुत रहेंगे क्योंकि लो वॉल्यूम एनवायरनमेंट है। एकदम से आपको एक बड़ी कैंडल डाउन साइड की, एक बड़ी कैंडल अपसाइड की, इस टाइप के मूव्स आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। बट बहुत ज़्यादा कोई ऐसा एक तरफा तेजी एक तरफा मंदी आ जाएगी ऐसा नहीं लगता है। लो वॉल्यूम एनवायरनमेंट है, थोड़ा सा ध्यान से कैपिटल प्रोटेक्शन मोड में रहिए। बहुत ज़्यादा बड़े ट्रेड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे स्विंग ट्रेड्स करना अलग बात है, बट मेजॉरिटी कैपिटल प्रोटेक्ट करके चलिए। 8-10 जनवरी के बाद से अगर तेजी बनी तो 4-6 महीने लंबा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो इस पीरियड में अगर सर्वाइव कर लिए तो फिर थ्राइविंग पीरियड में आप अपनी कैपिटल ग्रो भी कर लेंगे। ऑलराइट, आप कह रहे हैं अगर इस पीरियड में सरवाइव कर ले तो थ्राइविंग कैपिटल हो सकती है। अब अंशुल जी बताइए, इस पूरे मार्केट सिनेरियो को अगर हम देखें, तो अगर इस वक्त मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट सेक्टर इस समय कौन सा रहेगा? देखिए, मैं अभी भी उन्हीं स्टॉक्स पे बेट करूंगा। मेटल स्टॉक्स हो गए, हालांकि आज थोड़ी सी मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है टाटा स्टील को छोड़ के, तो सब में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। बट ऑन द डिप्स मेरे लिए मेटल, आईटी, यही दो सेक्टर हैं जहां तेजी रहेगी। और जैसे बैंक निफ्टी संभलती है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे बेट करूंगा। ओके, तो हमने बात करी मेटल की, आईटी की और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। तो सबसे पहले अगर हम मेटल की बात करें तो ये बताइए, अगर मेटल सेक्टर की ही हम बात करें तो इसमें कौन से आपके स्टॉक्स होंगे जिनमें आप नजर रखना चाहेंगे? अभी मैं केवल टाटा स्टील पे बेट करना चाहूंगा क्योंकि इस समय टाटा स्टील के अलावा कोई भी ऐसा काउंटर नहीं है जो एक्सटेंडेड ना हो। सारे काउंटर्स एक्सटेंडेड है और यहाँ पे कोई बहुत अच्छी अपसाइड आ जाएगी, या मतलब ये चीज कहना चाहिए कि एक्सटेंडेड काउंटर्स हैं, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना काफ़ी हाई है। तो मैं लगभग सभी में प्रॉफिट बुक करके ऑन द डिप्स ऐड करूंगा। वेदांता, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को या टाटा स्टील 178 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे या 153 के आसपास री एंट्री दे दे तो मैं उसी जोन में देखूंगा। तो मेरी टॉप प्रायोरिटी पे पर्सनल बाई के लिए टाटा स्टील है, बाकी मेटल काउंटर्स भी ऑन द डिप पे मैं बाई ही रहूंगा। और तो अगर ये जो हमने स्टॉक्स की बात करी, टाटा स्टील, वेदांता और नेशनल एल्यूमिनियम, अगर एंट्री लेवल्स आपके हिसाब से इसमें अगर किसी को करना हो बाय ऑन डिप, तो क्या लेवल्स सही रहेंगे? एंट्री लेवल बताने में मेरे को हिचक क्यों होती है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, वेदांता ही खुला हुआ है। अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? बिल्कुल अच्छे से दिख रही है।
अब वेदांता इस जोन में मैं आपसे बोलूंगा प्रॉफिट बुकिंग, आप में से एंट्री लेवल पूछेंगे तो मेरे को नहीं पता कि ये 10 मूविंग एवरेज पे रुकेगा, 20 पे रुकेगा, या 50 पे जाएगा, या यहाँ पे ये स्विंग लो स्वीप करेगा। तो इसलिए मैं एंट्री लेवल बताने में थोड़ा सा हिचकता हूँ। इस जोन में आके फिर आप मुझसे पूछेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग तो कर रहे हैं, एंट्री कहाँ बनेगी, तो हम्म। मेरे को नहीं आइडिया है कि 10 पे बनेगी, 20 पे बनेगी, 50 पे बनेगी, या इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके रुकेगा। तो बेसिकली जब मूविंग एवरेजेस से हम एक्सटेंड कर जाते हैं, आप एक हम्म। कॉमन चीज देखिए, मूविंग एवरेज से एक्सटेंड है, 10 20 50 से जब हम एक्सटेंड कर जाते हैं तो किस क्वांटम में प्रॉफिट बुकिंग आएगी और कहाँ आपका डिप बनेगी, एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट, ये तो मूविंग एवरेज में आके जब बुलिश एविडेंस बनेगा। आप देखिए हर कोई आगे बोलता है बाई ऑन डिप, मैं आगे हाँ। हमेशा ये बोलता हूँ कि बाई ऑन डिप नहीं, बाई ऑन डिप के बाद फर्स्ट बुलिश रिएक्शन फर्स्ट। पे बाई करना है। तो यहाँ पे बुलिश रिएक्शन बना, हमने बाई किया, यहाँ पे बुलिश रिएक्शन बना, हमने बाई किया। अब जब इस डिप को लेके बुलिश रिएक्शन, जब यहाँ कोई एक कैंडल की फॉर्मेशन होगी, तब हमारे लिए एंट्री बनेगी, ना कि एग्जैक्ट कोई लेवल है कि कहाँ जाके एंट्री बनेगा। तो मूविंग एवरेज में जैसे ही आके कहीं बुलिश एविडेंस मिले तो हम बाई करेंगे। सेम इज विथ हिंडाल्को, यहाँ पे मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड था। ये आपके दर्शकों के लिए एक मास्टर क्लास भी हो जाएगी और मूविंग एवरेजेस एंड चार्ट पैटर्न। यहाँ पे मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड थे, आप पूछेंगे एंट्री कहाँ बनेगी, तो मेरे को नहीं पता, यहाँ पे 10 पे बनेगी या गैप से 50 निकाल देगा, कि यहाँ पे इस गैप को फिल करके एंट्री बनाएगा। मतलब ये कोई मानता नहीं है, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मैं ये चीज मान लेता हूँ, मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं पता है, मेरे को बहुत लिमिटेड चीजें पता है, और उस लिमिटेड चीज से पैसा कमाया जा सकता है। तो नो ऑल वाला आदमी ना मैं हूँ, ना मेरे को पता है, ना मेरे को जानने का शौक है। मेरे को ये पता है कि यहाँ से ये मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब बुलिश रिएक्शन मिलेगा तब मैं खरीदूंगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं बुलिश रिएक्शन था, ये हैमर कैंडल थी, लेकिन ये बड़े गैप के साथ आई थी, हाँ। मैंने इग्नोर कर दिया। आके जब इसी का लो यहाँ पे स्वीप होना स्टार्ट हुआ, ये जब बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, तो मेरे लिए एंट्री पॉइंट बन गया। तो एंट्री लेवल डजेंट मैटर कि किस लेवल पे एंट्री करना है, मेरे को चाहिए बुलिश रिएक्शन ऑन एनी सपोर्ट जोन। मूविंग एवरेज से एक्सटेंड करने के बाद जब डिमांड जोन में, ये मूविंग एवरेज को हम डिमांड जोन कहते हैं, जब हम्म। डिमांड जोन में आके कोई बुलिश एविडेंस देगा मैं तब बाई करूंगा। अभी ये यहाँ पे हम्म। और यहाँ पे दोनों चीज में, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों चीज में कॉमन क्या है, हम मूविंग एवरेजेस से एक्सटेंडेड है। तो हाँ। जब दो यहाँ दोनों चीज कॉमन है, तो अगली कॉमन चीज क्या है, अगर इसके बाद ये पुल बैक आया है तो इसके बाद भी यहाँ पुल बैक आएगा, तो लेट इट पुल बैक इनटू द मूविंग एवरेजेस। उसके बाद जाके जब बुलिश एविडेंस बनेगा तो मैं बाई करूंगा। सेम इज विद वेदांता। टाटा स्टील। अच्छा। यहाँ पे बॉटम लेफ्ट पे आप वीकली चार्ट देखेंगे, बॉटम राइट पे आप मंथली चार्ट देखेंगे। मंथली पे 10 मंथ मूविंग एवरेज पे है जहाँ हैमर बन रहा है, वीकली पे 10 20 50 के अंदर हैमर बनाया है। हैमर का ब्रेकआउट 172.50 मिला तो मैं बाई कर लूंगा। 178 के ऊपर कंफर्म ब्रेकआउट इस पूरे स्ट्रक्चर का बनेगा तो मैं ऐड कर लूंगा। 220 240 का टारगेट खुल जाएगा। तो एग्जैक्टली जब आप लोग पूछते हैं ना डिप पे एंट्री पॉइंट क्या होगी, तो मेरे को नहीं पता डिप पे एंट्री पॉइंट क्या होगी। यहाँ पे देखिए आप यही चीज किया, मूविंग एवरेज से एक्सटेंड हुआ, ये मूविंग एवरेज में डीप पुल बैक ले लिया। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, मेरे हिसाब से इस स्विंग हाई पे जाके रुक जाना चाहिए। मेरे को नहीं आइडिया था कि यहाँ तक स्वीप करने नीचे आएगा, बट मेरे को ये चीज पता थी ना कि यहाँ पे अगर मैं मूविंग एवरेज एक्सटेंडेड है बेच रहा हूँ, जब तक मेरे को बुलिश एविडेंस नहीं मिलेगा मैं बाई नहीं करूंगा। बाय नहीं तो करो। स्विंग हाई पे रुके, इस लो को स्वीप करे, जो भी करे, बुलिश एविडेंस जब बनेगा मैं तब बाई करूंगा। तो एज यूजुअल एज ऑलवेज आई से आई एम नॉट ए बाई ऑन डिप्स प्लेयर। बाई ऑन डिप्स वाला आदमी मैं नहीं हूं। डिप के बाद जब बुलिश रिएक्शन मिलता है आई वेट फॉर द एविडेंस, जब एविडेंस मिलता है तो मैं बाई करता हूं। चलिए अंशुल जी, स्क्रीन आप शेयर करे रहिए, तो साथ में आईटी सेक्टर का भी बता दीजिए और कौन से स्टॉक्स आपके हिसाब से सही रहेंगे। देखिए इन्फोसिस, अगेन मैं ब्लैक बैकग्राउंड यूज करता हूं, नहीं तो यहाँ पे लाइन सारी लगी हुई थी टारगेट्स की। हाँ लगी हुई भी हैं। 3 टारगेट अपने थे, लास्ट 1694 का था, ये लेवल भी टेस्ट हो गया है। अब यहाँ से ऑन द डिप्स जिस भी दिन मेरे को, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये देखिए ये सारी लाइन लगी हुई है मेरी। 1694 का लेवल लास्ट है, जब ये मूविंग एवरेज के अंदर डिप आएगी
इस मूविंग एवरेज के अंदर जब डिप आएगी, यहाँ पे कोई भी बुलिश रिएक्शन मिलेगा मैं बाई करके चलूंगा। सो प्रोबेबली टेंटेटिवली 1575 एंट्री पॉइंट बननी चाहिए, लेकिन जैसा अभी हमने टाटा स्टील में देखा, जरूरी नहीं कि इस हाई को रिटेस्ट पे रोके, हो सकता है लो स्वीप करने आ जाए। तो इस हम्म। एरिया में जब बुलिश एविडेंस दिखेगा तो मैं बाई करूंगा, नहीं दिखेगा तो इस एरिया में दिखेगा तब मैं बाई करूंगा। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, क्यों मैं बाई ऑन डिप्स वाला प्लेयर नहीं हूँ, क्यों मैं बाई ऑन बुलिश एविडेंस वाला प्लेयर हूं। यहाँ पे आप देखिए, ये पहला सपोर्ट था यूनाइटेड स्पिरिट पे, हम्म। ये देखिए जब गिरना स्टार्ट हुआ, ये पहला सपोर्ट था, 2 दिन रुका, हम्म। सपोर्ट होल्ड नहीं किया, नीचे चला गया। अगला सपोर्ट इसके आसपास था, यहाँ पे 7-8 दिन रुका, कोई बुलिश एविडेंस नहीं मिला, नेक्स्ट सपोर्ट पे चला गया। हम्म। फाइनल सपोर्ट नहीं टेस्ट किया। तो अगर आप बाई ऑन डिप सपोर्ट पे करते रहेंगे तो सपोर्ट तो स्लाइस थ्रू होते ही रहेंगे। इस हम्म। सपोर्ट को टेस्ट करने की जगह यहाँ पूरा ये बॉक्स बनाया, पूरा ये हाँ। बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन हुई, और उसके बाद जाके ये स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ। तो मैं कभी भी डिप्स पे नहीं बाई करता हूं। जब ये बॉक्स का ब्रेकआउट आके यहाँ पे ये बुलिश एविडेंस मिला तब मैंने बाई किया, 2 दिन बाद मेरा टारगेट भी अचीव हो गया। तो हम्म। हमेशा वही चीज, नेवर बाई ऑन डिप्स, नेवर बाई ऑन सपोर्ट्स, नेवर बाई एनीवेयर अनलेस यू सी अ बुलिश एविडेंस। जब तक कोई बुलिश एविडेंस ना मिले तब तक बाई नहीं करना। अब जब ये पूरा राउंडिंग बॉटम और ये फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन बना रहा है, ये पूरा ये हाँ। कब बन गया, और ये आपका फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन है। हम्म। ये पूरा आपका यहां से पकड़ लीजिए, ये पूरा आपका ये राउंडिंग कप है, और ये इसका फ्लैग हाँ। पैटर्न फॉर्म हो रहा है। जिस दिन इस फ्लैग से ब्रेकआउट बना, आपका टारगेट क्या खुलेगा, आपका टारगेट खुलेगा ये जो गैप छूटा हुआ है, ये गैप जोन मूविंग एवरेज के अंदर आके डीपर पुल बैक लिया, अब आके हायर लो टेस्ट कर रहा है। ये डीपर पुल बैक डेली मूविंग एवरेज में क्यों आया, क्योंकि वीकली मूविंग एवरेज नीचे थे। अब देखिए यहाँ वीकली मूविंग एवरेज में आया, ये छोटी सी रिजेक्शन कैंडल बनी है, इसका हाई जैसे ही, अब मैं केवल और केवल एक काम करूंगा, मैं लास्ट वीक के हाई पे लाइन मार के रखूंगा। 1456 निकला, मेरे लिए यूनाइटेड स्पिरिट बाई है। किस चीज के लिए बाई है, इस गैप फिल के लिए बाई है। गैप कहाँ है, 1538 1593। तो ये स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा ना। 1546 निकला, मैं सिंपल सा काम करूंगा, यहाँ पे अलर्ट लगा दिया कि जैसे ही ये क्रॉस हो मेरे को अलर्ट आ जाए। अलर्ट लगा के अब इस चार्ट को मैं हटा दूंगा, जिस दिन अलर्ट ट्रिगर होगा मैं चार्ट को वापस लाऊंगा। अब आपने 2-4 स्टॉक पूछ ही लिए हैं तो मैं बता देता हूँ, क्या नाम था, ग्लेनमार्क। जी। ग्लेनमार्क में देखिए यहाँ ड्राइंग भी बनी हुई है, ये पूरा कप, ये हैंडल का ब्रेकआउट, हाँ। 1999 पे पूरा ब्रेकआउट आया कपल है। हैंडल है। हाँ, ये मंथली चार्ट पे रिटेस्ट है, मंथली पे ये डिप आया था, ये ब्रेकआउट आया था, उसी का ये यहाँ पे रिटेस्ट चल रहा है। वीकली पे आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा, पूरा बॉक्स बनाया है। अभी जैसे हमने यूनाइटेड स्पिरिट पे देखा था, ये पूरा यहाँ पे ये बॉक्स बना है, बॉक्स का ब्रेकआउट है। तो आपको यहाँ पे 2000 के आसपास बेहतरीन एंट्री है, छोटा सा 1920 का स्टॉप लॉस है, 2279 का पहला टारगेट है, ब्रीच किया तो 2600 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। तो आपकी रिस्क कितनी है, 1900 पे ले रहे हैं, 80 पॉइंट की रिस्क है, सामने 250-300 पॉइंट की इमीडिएट अपसाइड है। स्ट्रेच किया तो अपसाइड बढ़ के 650 पॉइंट की हो जाएगी। हाँ। दूसरा स्टॉक में कोई याद नहीं आ रहा क्या था। आईटी सेक्टर में वैसे आपने इन्फोसिस ही बताया अभी तक। हाँ, आईटी में इन्फोसिस आप देख सकते हैं, टीसीएस देख सकते हैं, टेक महिंद्रा देख सकते हैं। टेक महिंद्रा में आप देखिए, टेक महिंद्रा में ये एंट्री थी आपकी, ये पूरा मूविंग एवरेज के नीचे घूम के आया, ऊपर आके यहाँ रेस्ट किया, ये फेस 1579 पे ब्रेकआउट था आपका। या हम्म। अगर थोड़ा एग्रेसिव प्ले कर रहे हैं तो वीकली पे ये पूरा बॉक्स बना था, या बॉक्स का लो स्वीप हुआ था और बॉक्स का ब्रेकआउट आया है। टारगेट आपका क्या खुलता है, टारगेट आपका खुलता है 1684 और 1756, ये 2 टारगेट आपके खुल गए। तो अगर आपको बाई करना है तो टेक महिंद्रा भी आप देख सकते हैं। मिड कैप आईटी में नहीं देखना है, मिड कैप आईटी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई वुड नॉट प्रेफर मिड कैप आईटी, वहां पे मूवी नहीं बन रही है। एक और लास्ट में आपको टेक महिंद्रा हो गया, एचसीएल टेक हो गया। एचसीएल टेक में आप देखेंगे तो ये पूरा राउंडिंग स्ट्रक्चर आपको दिखेगा।
ये पूरा राउंडिंग स्ट्रक्चर बन गया, ये इसका फ्लैगिश प्राइस एक्शन बन गया। अब इस लेवल से ब्रेकआउट दे दे, जैसे मैं केवल एक काम करूंगा, मैं क्या करूंगा, हर 5 मिनट में आके एचसीएल टेक नहीं देखूंगा, ये ब्रेकआउट पॉइंट पे लाइन लगा दी हम्म। और इस पे अलर्ट लगा दिया। जैसे ही अलर्ट ट्रिगर होगा एचसीएल टेक में बाई दे दूंगा। तो दिन भर बैठ के चार्ट देखने का कोई काम नहीं होता, मेहनत होती है शाम की। शाम को घंटा 2 घंटा इस तरीके से मेहनत कीजिए, अपने अलर्ट्स मार्क कीजिए और सुबह आके मार्केट देखने की जगह अलर्ट्स ट्रिगर होने का वेट कीजिए। वेट कीजिए। आईटी ट्रेड कर रहे हैं, एचसीएल टेक के लेवल मार्क है, टेक महिंद्रा इन्फोसिस के लेवल मार्क है। मेटल कर रहे हैं तो डिप का वेट करेंगे, जब बुलिश एविडेंस बनेगा तब बाई करेंगे। और 2-3 स्टॉक थे, मेरे को नाम बिल्कुल नहीं याद आ रहा है। एक लूपिन आप था, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की भी बात कर रहे थे। मैनकाइंड। बैंक मैनकाइंड फार्मा। फार्मा। कौन सा स्टॉक था जो मेरे को याद नहीं आ रहा है। मैनकाइंड में 12 हफ्ते में 21% की फॉल हो चुकी है। ये बड़ा बॉक्स बना है, बॉक्स का लो स्वीप हुआ है, यहाँ हैमर से हैमर का हाई निकला है। 50 वीक मूविंग एवरेज 2400 रुपये तक का बेयर मिनिमम इसका अपसाइड बनना चाहिए। तो आप यहाँ से जब लगाएंगे, आपकी एंट्री से स्टॉप लॉस कितना है 4.28%, आपकी अपसाइड कितनी आ रही है 10% की, यानी 2.49%, 2.45 आपका रिस्क रिवॉर्ड है। 1 रुपए की रिस्क लेंगे तो 2.5 रुपए आपको कम से कम मिलेगा। और स्ट्रेच करके अगर बॉक्स हाई पहुंच गया तो 1:5 का ट्रेड है। इस तरीके से रिस्क ली जाती है कि 1% ऑफ द कैपिटल यहाँ लगा दिया, गया तो 1% गया, आया तो 2.5% या 5% आया। अगर मान लीजिए आप बॉक्स हाई पे पहुंच गए, 5% आ गया, अगले 5 स्टॉप लॉस जहां आप 1-1% की रिस्क लेते, ये आपके लिए फंडिंग रेडी हो गई। अगर मैंने यहाँ 2.5 बना लिया या 5 बना लिया, तो अब अगले 5 में 1-1% की मैं रिस्क लेता हूँ, पांचों स्टॉप लॉस कटे जाते हैं। तो मेरे टोटल ट्रेड कितने होंगे 6। मेरा नेट प्रॉफिट लॉस क्या होगा 0। एक में 5 आर कमाया, 5 में 1-1 आर करके 5 आर खो दिया। 6 ट्रेड में 5 गलत गए, एक सही गया, उसके बाद भी मैं 0 पे खड़ा हूँ। गलती से 2 ट्रेड सही हो जाए, 5, एक में 5 आर मिल गया, एक में मान लीजिए 2 आर मिल गया, तो 7 आर हो गया। 3 में 1 आर चला गया, तो 7-3 4 आर में फिर भी प्रॉफिट में हूं। तो सक्सेस रेट को चेस करने की जगह रिस्क रिवॉर्ड को चेस कीजिए और पोजीशन साइजिंग सही रखिए। पोजीशन साइजिंग सही है और 2 आर 3 आर के ट्रेड निकाल रहे हैं, अगले 2-3 स्टॉप लॉस आपके फंड हो जाते हैं। तो एक ही शेयर को पकड़ के रोते बैठने की जगह 1-1% कैपिटल के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको कुछ बढ़िया चीज बनेगी आगे चल के 1-2 साल में प्रॉफिट। नहीं तो फिर एक आध शेयर ही पकड़ के बैठे रहेंगे तो पकड़े रह जाएंगे। चलिए, तो बहुत अच्छी एनालिसिस हो गई अंशुल जी, और आई थिंक विद चार्ट के साथ हमारे सारे व्यूअर्स ने देख भी लिया, और ये जो सारे एग्जांपल्स देखे हैं, आई होप वो लोग और भी जो शेयर्स फॉलो कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा देख पाएंगे इसको। अब मेटल हो गया, आईटी हो गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी अंशुल जी आप कह रहे थे। देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो मेरे को एक ही बैंक अभी समझ में आ रहा है, लेकिन उसमें भी ब्रेकआउट एज सच चल नहीं रहा है। वैश्य बैंक, करूर वैश्य बैंक, इसमें ब्रेकआउट के आस ही पास घूम रहा है। 250 का ब्रेकआउट है, उसी के पास चल रहा है। पहले तो ये राउंडिंग स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट था। पहला बेस देखिए, पहला बेस ये है, ये बेस है, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद ये फ्लैग एक्शन। तो ये पहला बेस, ये दूसरा बेस, बेस ऑन बेस, ये तीसरा बेस। तो बेस ऑन बेस ऑन बेस, 3 बेस का पैटर्न है। अगर इसका ब्रेकआउट बनता है तो आप मान के चलिए कि यहाँ से 250 के ऊपर अगर टिका रहता है, 236 आपका स्टॉप लॉस है, यानी 236 अगर आप पकड़ेंगे, यहाँ पे मैं लगाऊं कि आप इसका ब्रेकआउट बाय करें, यानी आपका 5.5% की रिस्क है और बेयर मिनिमम 299 का टारगेट बनता है। तो 299 पे आपका 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड है, और एक्सटेंड करके 340 अगर पहुंच गया, अपना टारगेट कंप्लीट किया, तो 1:6 आर का ट्रेड है। यानी 1 रुपए की अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो 3 से 6 रुपए बनने की उम्मीद है। 1% ऑफ द कैपिटल रिस्क ले रहे हैं तो 3 to 6% ऑफ द कैपिटल बन सकता है। तो मुझे लगता है कि आधार पे 1500 क्वांटिटी ऐसे नहीं उठाई जाती है। रिस्क कैलकुलेट, 1% ऑफ योर कैपिटल डिवाइड बाई स्टॉप लॉस, 16 रुपए का स्टॉप लॉस है, उसको डिवाइड किया तो क्वांटिटी आती है, वो क्वांटिटी बाई करेंगे।
ऑल राइट, तब क्वांटिटी कैसे आपको थोड़ा सा आप वर्कआउट कर सकते हैं वो भी आपको आइडिया लग गया, और अंशुल जी ने थोड़ा डिटेल में आपको बता भी दिया। दिस इज हिज पर्सनल स्टडी, उन्होंने अपनी स्टडी अपनी रिसर्च के हिसाब से ये चीजें आपको बताई हैं। ब्रिजेश जी, आपकी राय एमक्योर फार्मा पर जानना चाह रहे हैं, 1427 की इनकी खरीद है। एमक्योर फार्मा में मस्त आईपीओ बेस बन रहा है, ऑलमोस्ट आईपीओ। दिस इज वर्थ शेयरिंग, दिस इज वर्थ शेयरिंग। मैं 1 मिनट आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल। अगर आपको दिख रही है, दिखे तो बताइएगा। बिल्कुल दिख रही है अब। देखिए एमके और फार्मा में वीकली चार्ट पे देखिए, ये पूरा ये डिप मिला जो आईपीओ के बाद हम कहते हैं कि 3 से 5 दिन के बाद निकल जाइए। पूरी डिप आपने बचा ली होती, पूरी अपसाइड आप बचा लिए होते। अब यहाँ से देखिए पूरा आईपीओ बेस बन रहा है, कपनैंडल पैटर्न कह सकते हैं, बट चूंकि आईपीओ स्टॉक है मैं आईपीओ बेस कहूंगा। 64 हफ्ते हो चुके हैं, जिस भी दिन 1520 के ऊपर क्लोज करा उस दिन स्टॉक में लंबी अपसाइड खुल जाएगी। तो आइडियली हमको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन लगाना है 1521 रुपये 85 पैसे की। इसमें इस तरीके से डेली चार्ट पे अलर्ट लगाना है, अलर्ट लगा दिया। और इस स्टॉक को हम भूल गए, जिस भी दिन इसके ऊपर निकलेगा हमको अलर्ट आएगा, उस दिन हम स्टॉक को वॉच करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अलर्ट लगाने की स्ट्रेटेजी है आपकी। बिल्कुल। अब मोहन जी हैं, कह रहे रिलायंस पावर मैंने 32 में लिया है, क्या करना चाहिए सर? रिलायंस पावर पावर रिलायंस पावर, आर पावर में एक बाउंस बैक बन सकता है, अच्छा बाउंस बैक दिख रहा है, प्रोबेबली 44 रुपीज तक। क्या मैं एडीएजी ट्रेड करूंगा? मैं 100 बार उठक बैठक लगा लूंगा, लेकिन मैं एडीएजी, जेपी और इस टाइप के ग्रुप के स्टॉक्स नहीं ट्रेड करूंगा। ओके, अब सुजलॉन पर व्यू जानना चाह रहे हैं, ये 64 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। देखिए सुजलॉन 50 से 52 डाउन साइड के लेवल हैं, और अपसाइड में 80 रुपए के आसपास जाके अटकता है। तो अगर आप एक्यूमुलेटिव प्लेयर हैं तो 50 रुपए के आसपास जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं कर लीजिए, वापस से 80 रुपए और उसके ऊपर के टारगेट्स मिल जाएंगे। विजय जी हैं, ओडिशा से हैं, कह रहे हैं इरेडा इन्होंने खरीदा हुआ है 218 के रेट पर, कह रहे हैं एवरेज कर लें क्या? नहीं, मैं देखिए एडा अगले 1 आध साल बाद भी आपको 10-20 रुपए ऊपर नीचे मिलेगा, तो ब्याज का पैसा क्यों खराब करना है, कहीं और इन्वेस्ट करके रखिए। इससे अच्छा आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल कर लीजिए 1 आध साल में। कुछ नहीं तो एफडी बराबर आपको डिविडेंड मिल जाएगा और थोड़ी प्राइस अप्रिसिएशन मिल जाएगी। फिर आके लेंगे तो 10-12 रुपए ऊपर नीचे यहीं पे 140-120 की रेंज में ही आपको एडा मिल जाएगा। चलिए, अब केतन जी हैं, कह रहे हैं सर जी स्काई गोल्ड और डायमंड में क्या करूं? 330 शेयर लिए हैं मैंने 20 इसके ऊपर, और शॉर्ट टर्म इनका व्यू। डायमंड में डायमंड स्नैक है, डायमंड केबल है, स्काई गोल्ड एंड डायमंड। डायमंड कौन सा, डायमंड स्नैक की डायमंड पावर? इन्होंने स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिखा है बस। अच्छा, स्काई गोल्ड एंड डायमंड, सॉरी माय बैड। देखिए स्काई गोल्ड में बाइंग क्लाइमेक्स के बाद से स्टॉक ऑलमोस्ट साइडवेज है। पहली बार वीकली मूविंग एवरेज पे आके रेस्टिंग कर रहा है। 49% करेक्ट हुआ था 33 वीक्स में, वीकली मूविंग एवरेज पे रेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे पैटर्न बनने की जरूरत है, जो कि अभी नहीं बन रहा है। 300 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए अगर आपके पास है तो। 300 टूटने के बाद स्टॉक में वर्टिकल नोज डाइव मोमेंटम बाइंग क्लाइमेक्स वाला 131 तक आ जाएगा। 300 के नीचे तो लॉन्ग नहीं रहना है। बुलिश पैटर्न अगर बन के ब्रेकआउट देता है एबो 375 तो बाइंग कंसिडर करेंगे, बट 300 के नीचे तो एकदम राइट ऑफ कर दीजिए स्टॉक को। ऑल राइट, अब बरनाली महंता जी हैं, आईओसीएल पर आपकी राय मांग रहे हैं। 350 में इन्होंने बाय किया है, कह रहे हैं क्या करें, होल्ड करें सेल करें? अगर आपके पास आईओसीएल में 2-3 साल का समय नहीं है तो आईओसीएल मत ट्रेड कीजिए। दिस इज ऑल्सो वर्थ शेयरिंग। मैं चार्ट शेयर कर देता हूँ फिर से। आईओसीएल में सेम लाइक टाटा स्टील, देख पा रहे हैं वीकली चार्ट पे ये पूरा आपका कब डेवलप हुआ है, ये हैंडल डेवलप हो रहा है। ये हैंडल शायद तुरंत ब्रेकआउट लेके चल दे, शायद यहाँ पे ऐसे 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 कंसोलिडेट करके फिर चले। तो कितना कंसोलिडेट करेगा, कितने दिन करेगा, कितने हफ्ते करेगा, कहना मुश्किल है। प्रॉपर कब बन चुका है, अब प्रॉपर हैंडल बनने के बाद ब्रेकआउट देगा तो 224-240 के टारगेट आराम से मिलेंगे। तो आपके पास अगर नहीं है
अच्छा खासा पेशेंस और समय, तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास पेशेंस और समय है तो आईओसी का पहले आप इतिहास देख लीजिए। आईओसी यहाँ पे भी वही किया था। कब बनाया? ये पूरा पेशेंस लेके हैंडल बनाया, चला, फिर हैंडल बनाया, फ्लैग बनाया, फिर चला। तो अब यहाँ भी वही होगा। कब बना रहा है? ये हैंडल ऐसे बनाएगा, या ऑल शेप्स एंड साइज में हैंडल होते हैं, बना के ब्रेकआउट देगा, फिर ऐसे फ्लैग बनाएगा, फिर ऐसे ब्रेकआउट देगा। तो ऑलमोस्ट यही यही जो फेज था यहाँ से यहाँ तक का, यही फेज यहाँ पे वापस रिपीट होगा। ओके, तो ये हो गई आईओसीएल पर बात। अंशुल जी ये बताइए, अगर हम पूछें कि भाई अंशुल जी के आज के टॉपिक्स क्या हैं तो क्या रहेंगे? देखिए, मैं प्रोबेबली आई वोंट पिक टॉपिक। वैसे यात्रा चला नहीं, इवेंचुअली 2-4 दिन बाद चल सकता है। यात्रा में अच्छा खासा आईपीओ बेस ब्रेकआउट जो अभी हमने एमक्योर में डिस्कस किया, आईपीओ में भी ऑलमोस्ट, यात्रा में भी 102 हफ्ते का आईपीओ बेस ब्रेकआउट है। बस स्टॉक को टिकने की जरूरत है। 190 के ऊपर जैसे टिके, आज हमने बाई दिया लेकिन चला नहीं है, स्टॉप लॉस भी नहीं कटा है लेकिन चला नहीं है। 190 के ऊपर जैसे टिकेगा, इसमें बहुत बेहतरीन और काफी अच्छी अपसाइड ओपन अप होते हुए दिख सकती है। दूसरा एक स्टॉक आप देख सकते हैं, नहीं चला, नहीं चला, एसएमसी ग्लोबल चल गया है। हाँ, एसएमसी ग्लोबल आज एक सिंगल डे जरूर चला है, बट एसएमसी ग्लोबल में वर्थ नोटिंग चीज ये है कि ये पूरा पोल बना है, ये पूरा पोल बना है, ये फ्लैग बना है। तो जस्ट फर्स्ट कैंडल आउट ऑफ फ्लैग है, तो यहाँ से 4-5 कैंडल चल सकता है। आपका बहुत छोटी रिस्क होगी। हालांकि आज हमारा टारगेट हुआ है तो हमने बुकिंग दी है, बट 91 रुपये निकलता है तो 86 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं। 105 106 तक का टारगेट मिलेगा। सो इट इज ऑल प्रोबेबिलिटीज, नॉट कंफर्म्ड। 100 फ्लैग ट्रेड करें, मैं केवल फ्लैग ट्रेड करता हूँ। मैं कप हैंडल में आपको बता जरूर देता हूँ, पर्सनली मैं केवल फ्लैग्स ट्रेड करता हूँ। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ क्यों मैं फ्लैग ट्रेड करता हूँ। मेरे को शॉर्टेस्ट टर्म में हाईएस्ट पैसा चाहिए, मतलब मैक्सिमम पैसा मेरे को शॉर्ट टर्म में चाहिए होता है। आप ही लोग के फेवरेट स्टॉक्स में फ्लैग दिखाता हूँ। आईआरएफसी। आज तो मैडम आपकी चांदी हो गई है, पूरा ज्ञान बटोर के जाएंगे आप लोग। अरे बस आप मूड में आ गए हैं तो हमारे व्यूअर्स के लिए तो बहुत अच्छा हो गया है। देखिए, ये पूरा पोल बना था, ये पूरा पोल बना था, ये पूरा फ्लैग था। फ्लैग के ब्रेकआउट के बाद आप देखो कितने दिन में, अगर मैं ब्रेकआउट मान लीजिए प्रीएम्प्टिव नहीं लिया, ब्रेकआउट कैंडल के बाद ही लिया है, ब्रेकआउट कैंडल से अगले 36 दिन में 162% चला है। फिर ये पोल फॉर्म हुआ, ये फ्लैग फॉर्म हुआ, ये फिर 48 पे ब्रेकआउट, 80 का हाई, फिर ये बना, फिर ये रफ थोड़ा सा यहाँ पे ये शेकआउट किया, इस लो के नीचे यहाँ वीक लॉन्ग्स को शेकआउट किया, वापस आके ये कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। मैं थोड़ा स्लो चलते हैं कप हैंडल पैटर्न कंपेयर टू फ्लैग। अगर आपको फ्लैग नहीं आता है तो सबसे तेज कप हैंडल चलते हैं, अगर आपको फ्लैग आता है तो कप हैंडल से तेज फ्लैग चलते हैं। ये कप हैंडल मैंने नहीं लिया, ये फिर पोल बना, ये फ्लैग बना। फ्लैग के ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, 99 से 157। इसके बाद जब यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ तो मैंने स्टॉक को छोड़ दिया। अब दूसरा आप ही का फेवरेट दिखाता हूँ, आरवीएनएल। मैंने कहाँ तक ट्रेड किया, सारी ड्राइंग्स डिलीट। ये आपका पोल फॉर्म हुआ, ये आपका फ्लैग फॉर्म हुआ। 73 पे ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद 140, मतलब 100% अप मूव। फिर मैंने स्टॉक को छोड़ दिया। यहाँ मेरे स्कैनर से बाहर हो गया था क्योंकि ये मोमेंटम फेड हो रहा था। फिर मैंने हटा दिया, फिर ये जब पोल बना, फिर ये मोमेंटम फेड हुआ तो मेरी वॉचलिस्ट से हटा। इस कैंडल के बाद मेरी वॉचलिस्ट में वापस लौटा था। फिर यहाँ से 197 से 314 तक की मूव प्ले की। आखिरी पोल एंड फ्लैग ये बना था। ब्रेकआउट के बाद 420 से 600 रुपए गया करके खाली। उसके बाद यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स इसके नीचे कंफर्म हुआ, स्टॉक को छोड़ दिया। आईआरएफसी हो गया, आरवीएनएल हो गया, और कौन सा था रेलवे का, टीटागढ़ रहेगा। एक और दिखाता हूँ, चलिए इनसे बाहर निकलते हैं। आप बोलेंगे पीएसयू तो सब हर्ड मेंटालिटी में चले थे तो कौन सा तीर मार लिया।
एक्सेप्टेड। ईपैक, ईपैक ड्यूरेबल। अच्छा। पोल, टेकआउट, फ्लैगिश एक्शन, ये पूरा आपका फ्लैगिश एक्शन। ये ब्रेकआउट बार 280, 434, सीधा ये पूरा मूव आपका शॉर्टेस्ट टाइम में 20-22 दिन में लंबा मूव। तो आप कोई भी चार्ट उठा के देख लीजिए। मैं केवल फ्लैग पैटर्न प्ले करना चाहता हूं। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया, ये पूरा शेकआउट मूविंग एवरेजेस के नीचे, पोल, फ्लैग, टारगेट। चलिए अंशुल जी, आज आपने इतने सारे हमारे साथ स्टॉक्स डिस्कस किए, आप अपने पिक्स भी दिए। ये तो हो गई हमारी आज के हफ्ते की बात, पर अगले हफ्ता होने वाला है स्पेशल, क्योंकि अंशुल जी अगला हफ्ता भाई नए साल के बिल्कुल उस पे है। तो नए साल के लिए कुछ नया और कुछ धमाकेदार हमारे दर्शकों के लिए आई एम श्योर आप प्लान कर रहे होंगे। प्रोबेबली मैडम, ये देखिए ना, आप अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है तो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए निफ्टी में 1 मंथ, ये देखिए मंथली चार्ट पे पूरा एक कप हैंडल की फॉर्मेशन है यहाँ पे। अगर आप देख रहे हैं, ये बस 26,300 निकले तो फटाफट तेजी आएगी। लास्ट कप हैंडल पैटर्न यहाँ फॉर्म हुआ था, कितने पे हुआ था? 18,700 पे। वहां से कितना लंबा चला? ये आपका ये कप हैंडल पैटर्न था 18,700 पे। जब ब्रेकआउट दिया तो चला लगभग 16 हफ्ते में 40% चला था मार्केट। 16 हफ्ते में। बीच में ये एक फ्लैग भी था छोटा सा, अगर दिखा आप लोगों को तो एक छोटा सा फ्लैग, ये पोल, फ्लैग, कप हैंडल, ब्रेकआउट, फ्लैग, ब्रेकआउट, 16 हफ्ते में 40%। तो मैं यही कुछ चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट लेगा, 3-4 हफ्ते का इस टाइप का टाइट एक्शन बनाएगा। तो अगले, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर 26,300 के ऊपर हम टिक जाते हैं और सही से ब्रेकआउट टिक जाता है, तो आप मान के चलिए कि अगले 4-6 महीना, 16 हफ्ते मतलब कितना हो गया? 4 चौक 16, 4 महीना हो गया। 4-5 महीना आपका तगड़ा पैसा बनाने का मौका मिलेगा। यस, मिल सकता है। आपको लाइव एग्जांपल्स भी दिखाता जा रहा हूँ कि सेम पैटर्न यहाँ बना था, ये चीज हुई थी, यहाँ बना है तो यही चीज होनी चाहिए। बिल्कुल अंशुल जी, आपकी स्टडी है और आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आप अपनी स्ट्रैटेजीज भी शेयर कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए सीखने का बहुत मौका है। ये अंशुल जैन जी की अपनी स्टडी है, तो अगली बार से इसी तरीके से हम करेंगे। तो प्लीज आपकी राय का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।